अमेरिका ईरान युद्ध फिर भड़का है। कई दिनों तक हमले पहले ही किए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस बार कुछ अलग है। अब सिर्फ हवाई ताकत की बात नहीं है। अमेरिका ने अपनी गलतियों से सीख ली है और जानता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य इस बार सफलता की कुंजी होगी। तो अमेरिका ने गुप्त हथियार छोड़ दिया है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है। इसे यूक्रेन ने विकसित किया था और अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। यूक्रेन ने अमेरिका को चाबी दी और अब वो पहली बार होर्मुज जलडमरू मध्य की बाधा हटाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। वह चाबी क्या है? हम यूएस सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम को समझाने देंगे। 13 जुलाई को एक्स पर प्रकाशित एक लेख में सेंटकॉम ने खुलासा किया कि उसने पिछले दिन ईरान के खिलाफ आक्रामक हमलों की एक लहर शुरू की थी और उन हमलों ने कई स्थानों को निशाना बनाया था। इनका मुख्य उद्देश्य ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी पर हमले से रोकना था। सेंटकॉम बलों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों, नौसैनिक जहाजों, एक तरफा हमले वाले हवाई और समुद्री ड्रोन से ईरानी सैन्य वायु रक्षा, तटीय रडार, मिसाइल ड्रोन क्षमताओं और छोटी नौकाओं पर हमला किया। इस लेख ने पहली बार इसका खुलासा किया। यही आखिरी बयान सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बार अमेरिका ने किसी दुश्मन के खिलाफ हमले के लिए कामिकाज़े समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ऐसा कर अमेरिका ने दिखाया कि वह यूक्रेन द्वारा काला सागर और एजोव सागर में रूस के खिलाफ मिली हर उपलब्धि से प्रेरित है। यूक्रेन ड्रोन तकनीक में अग्रणी है और उसने समुद्री ड्रोनों से छोटे जल क्षेत्र को नियंत्रित करने का तरीका दिखाया है। अब यूक्रेन का गुप्त हथियार ईरान पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या यह सच में यूक्रेन में बना हथियार है जो नुकसान कर रहा है? संकेत मिले थे कि यह वही हो सकता है जिसके संकेत अमेरिका द्वारा पहली बार समुद्री ड्रोन इस्तेमाल करने से करीब 1 महीने पहले सामने आए थे। 9 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के मगुरा V5 समुद्री ड्रोन ने अमेरिकी प्रशिक्षण अभियान के दौरान इंडो पैसिफिक में अपनी शुरुआत की थी। इस ड्रोन ने सब पर प्रभाव छोड़ा। इस अभियान में 17,000 सैनिक शामिल थे और फिलीपींस में लाइव फायर अभ्यास के दौरान टारगेट जहाज को डुबोने में सफलता मिली, जिससे यह साबित हुआ कि यह ठीक वैसा ही है जैसा यूक्रेन हमेशा से इसे साबित करता आया है। ये वही ड्रोन है जिसने रूस के काला सागर बेड़े को बर्बाद कर दिया, जिससे अब यूक्रेन में वो बेड़ा लगभग महत्वहीन है। फिलीपींस में अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन के हथियार की ताकत सीधे देखी। अमेरिका ने लुजॉन जलडमरू मध्य में हमला कर, मानो यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि ईरान की तरह होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे संकरे जल मार्गों पर नियंत्रण रखने वाले देशों को दिखाया जा सके कि अमेरिका समुद्री ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल कर सकता है। उस अभियान ने यूक्रेन के ड्रोन का काला सागर से बाहर विस्तार शुरू किया। इससे अनुमान होता है कि 12 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर मगुरा V5 का इस्तेमाल किया था। हालांकि वे अनुमान गलत है। संभव है अमेरिका मगुरा V5 का परीक्षण कर रहा हो और जल्द ही 320 किग्रा पेलोड व 430 नॉटिकल मील रेंज वाले इस ड्रोन को होर्मुज जलडमरू मध्य में इस्तेमाल करे। लेकिन समुद्री ड्रोन की अपनी पहली युद्ध तैनाती के लिए अमेरिका को यूक्रेन की काला सागर में की गई कार्रवाइयों से प्रेरणा मिली हो सकती है, लेकिन वह खुद द्वारा विकसित किए गए ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि ईरान को यह संदेश दिया जा सके कि एक नया प्रकार का हथियार अब मैदान में आ गया है। 12 जुलाई को अमेरिका ने मगुरा V5 की बजाय कॉर्सेर का इस्तेमाल किया था। मिलिट्री टाइम्स के अनुसार ईरान में सेंटकॉम की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट में अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के लगातार हमले की क्षमता घटाने में मदद के लिए कॉर्सेर ड्रोन इस्तेमाल किए। अमेरिका ने यूक्रेन के स्थापित ड्रोन के बजाय समुद्री ड्रोन का उपयोग क्यों चुना, यह समझना आसान है। कॉर्सेर एक ताकतवर मशीन है। टेक्सास स्थित सैरोनिक द्वारा बनाए गए कॉर्सेर की लंबाई 24 फीट है और यह 1000 समुद्री मील से ज्यादा दूरी तक 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। ये मगुरा V 5 से 2 गुने से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है और कमीकाजी हमले में
3 गुने से भी ज्यादा विस्फोटक शक्ति दे सकता है। कॉर्सेर 35 नॉट्स की स्पीड पकड़ सकता है, जिससे ये होर्मुज जलडमरू मध्य में मुख्य खतरा मानी जाने वाली ईरानी तेज नावों से निपट सकता है। आखिरकार ईरान की पारंपरिक नौसेना ज्यादा नहीं कर सकेगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले चरण के अंत में अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 160 से अधिक नौसैनिक जहाज नष्ट कर ईरान की नौसेना लगभग खत्म कर दी। अब ईरान की रणनीति का मुख्य हिस्सा तेज नावें और इसी तरह के छोटे जहाज हैं। यूक्रेन के काला सागर वाली यूक्रेनी रणनीति का अनुसरण करते हुए अब अमेरिका कोरसेयर को आदर्श जवाबी हथियार बनाना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि युद्धक दृष्टि से अमेरिका ने मैगुरा V5 के बजाय कोरसेयर को क्यों चुना होगा। हाँ, कोरसेयर ज्यादा ताकतवर और दूर तक जा सकता है, लेकिन मैगुरा V5 साबित जहाज विनाशक है। आपको लगेगा वो बेहतर विकल्प था, पर कोरसेयर बिल्कुल भी अनपरीक्षित नहीं है। असल में अमेरिका ने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी जिस तरह के मिशन में हमने इसे देखा उसके लिए नहीं। कोरसेयर प्लेटफॉर्म ने 1 लाख से ज्यादा नॉटिकल मील तय किए हैं, इसलिए ये ड्रोन पहली बार ईरान में समुद्र में नहीं उतारा गया। इसका अन्य प्रकार के मिशनों में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और यह रिकॉर्ड हाल ही का भी है। 8 जून को अमेरिका ने ओमान तट के पास दुर्घटनाग्रस्त AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाने के लिए कोरसेयर का इस्तेमाल किया था, जैसा टास्क एंड पर्पस ने बताया। माना जाता है कि हेलीकॉप्टर को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया और कोरसेयर ने दिखाया कि वो सैनिकों को बचाने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का कम जोखिम वाला तरीका दे सकता है। ये अपने आप में अमेरिका के लिए पहली बार था, क्योंकि ये पहली बार था जब अमेरिका ने समुद्र में फंसे कर्मियों को बचाने के लिए एक समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया था। सेंटकॉम ने 12 जुलाई को कोरसेयर के साथ कुछ अलग किया। अमेरिका ने यहां यूक्रेन को आधुनिक नौसैनिक युद्ध की शक्ल बदलते देखा है। मगूरा जैसे ड्रोन से प्रेरित होकर जिसे हम आपको याद दिला दे, वो जल्द ही अपने तरीके से होर्मुज जलडमरू मध्य में भी पहुंच सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री ड्रोन शक्ति दिखाई है। यह तेहरान शासन के लिए संकेत है कि इस बार होर्मुज जलडमरू मध्य की लड़ाई अलग होगी। काले सागर की तरह होर्मुज जलडमरू मध्य भी छोटा जल क्षेत्र है, जिसमें स्पष्ट प्रवेश बिंदु हैं। यह नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बाकी है जिनका हमने जवाब नहीं दिया है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने वास्तव में कॉर्सेयर से क्या निशाना बनाया था। हम जानते हैं कि यह अपनी तरह का पहला हमला था, लेकिन उसने आखिर क्या निशाना बनाया था? जवाब जानने से पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। यूक्रेन के काला सागर अभियान और अमेरिका द्वारा अपने सी ड्रोन के साथ किए गए हालिया हमले में एक महत्वपूर्ण अंतर है, और यह अंतर उस लक्ष्य के प्रकार में है जिस पर हमला किया गया। यूक्रेन अपने सी ड्रोन से जहाजों को इसलिए निशाना बनाता है क्योंकि रूस काला सागर में नष्ट युद्धपोतों की भरपाई नहीं कर सकता। अमेरिका के पास ईरान की तेज नौकाओं के मामले में वह सुविधा नहीं है, क्योंकि वे रूस के युद्धपोतों की तुलना में छोटी, तेज और कहीं ज्यादा संख्या में हैं। इसलिए अमेरिका ने तय किया कि कोरसेयर से तेज नौकाओं को निशाना बनाने के बजाय वो सीधे उनके स्रोत यानी उस बेस को निशाना बनाएगा जहां से ये तेज नौकाएं रवाना होती है। 12 जुलाई को अमेरिका ने कोरसेयर व अन्य हथियारों के साथ दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हवाई ड्रोन, युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल थे। हालांकि बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाना कोरसेयर का काम था। 3 अमेरिकी समुद्री ड्रोन उस अड्डे पर गए थे और साफ है कि अमेरिका ने पहले लड़ाकू इस्तेमाल के लिए यह ठिकाना क्यों चुना। बंदर अब्बास को ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह ईरानी नौसेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC द्वारा तैनात नौसैनिक बलों दोनों के लिए एक प्रमुख ठिकाना है। दूसरा समूह तेज नौकाओं की तैनाती के लिए जिम्मेदार है, जिनसे ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी बाधित करता है। सैंडबॉक्स के अनुसार बंदर अब्बास ईरान की नौसैनिक सेनाओं के लिए हर काम में माहिर है।
यहाँ कमांड और कंट्रोल पॉइंट्स है और ईरान इसका उपयोग अपनी तेज नौकाओं और माइंस बिछाने वाले जहाज़ों के लिए स्टेजिंग पॉइंट के रूप में करता है और इन दोनों ने पहले ही होर्मुज में काफ़ी समस्याएं पैदा की है। इस खास बेस पर मिसाइलें भी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और शायद यही वजह है कि ये बेस अमेरिका के कोरसेयर द्वारा सबसे पहले निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास ठीक होर्मुज जलडमरू मध्य के मोड़ के सिरे पर स्थित है, जो लगभग इस जलमार्ग के केंद्र में है। ये बेस हर चीज के केंद्र में है। हर जहाज जो जलडमरू मध्य में आना जाना चाहता है वह बंदर अब्बास से नहीं बच सकता, और जिसे ईरान वहां नहीं देखना चाहता उसे इसी बेस से छोड़े हथियारों से निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने इसे कोरसेयर सी ड्रोन से निशाना बनाया और ऐसा करके अमेरिका ने न केवल बेस में बने बंदरगाहों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि बंदर अब्बास में स्थापित सोवियत युग की वायु रक्षा प्रणालियों और चीनी एंटी शिप मिसाइलों से पैदा होने वाला खतरा लगभग निष्प्रभावी हो जाएगा। सैंडबॉक्स के अनुसार अमेरिका का खास लक्ष्य बंदर अब्बास की पनडुब्बी, मरम्मत और रखरखाव सुविधाएं हो सकती थी। ये इसलिए समझ में आता है क्योंकि इससे ईरान की बची हुई नौसैनिक शक्ति के उस एक हिस्से को निशाना बनाया जा सकता था जिसे अमेरिका सतह पर हवाई हमलों या जहाज रोधी मिसाइलों से आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। अमेरिका ने सिर्फ हमले और कोरसेयर सी ड्रोन के शामिल होने की जानकारी दी है, बाकी की पुष्टि नहीं की। बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों का पहले भी निशाना बन चुका है, यह नया नहीं है। हालांकि इस बार ईरान सरकार अमेरिका की योजना के लिए तैयार नहीं थी। ये कभी संभव नहीं था। कोरसेयर से पहले हमला नहीं हुआ था, और हालांकि ईरान को शायद अंदाजा था कि अमेरिका आखिरकार होर्मुज की लड़ाई में समुद्री ड्रोन शामिल करेगा, लेकिन उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि उन ड्रोन का इस्तेमाल किसी बेस पर हमला करने के लिए किया जाएगा। तेज नावों पर हमला शायद समझ में आता, लेकिन ईरानी तट पर सबसे अधिक सुरक्षित ठिकानों में से एक पर हमला होना अपेक्षित नहीं था। फिर भी ऐसा हुआ। ईरान को पता था कुछ आने वाला है, भले ही उसने नहीं सोचा था कि कोरसेयर अमेरिका का पसंदीदा हथियार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के फिर से शुरू होने से पहले ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी। इस बात से निराश होकर कि बातचीत उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी जितनी अमेरिका चाहता था, या उस दिशा में नहीं जा रही थी जैसी अमेरिका चाहता था, ट्रंप ने 8 जुलाई को कहा कि अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता खत्म हो गया है, और उन्होंने देश के नेताओं को पागल और नीच करार दिया। ये उस समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच अब तक की सबसे खराब झड़पें हुई, जो दोनों पक्षों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद देखने को मिली, जिसमें अन्य बातों के अलावा 60 दिनों के युद्ध विराम की गारंटी दी गई थी। हमने सोचा था गारंटी बेअसर रही। अमेरिका भी रुकने का संकेत नहीं दे रहा। समुद्री ड्रोन के पहली बार हथियार के रूप में इस्तेमाल के 2 दिन बाद ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के पावर प्लांट्स और पुल निशाने पर हैं, और अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। अगले हफ्ते उनके लिए हालात और भी बुरे हो जाएंगे, ट्रंप ने घोषणा की, और आगे कहा, हम उनके सारे पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे, हम उनके सारे पुल भी तबाह कर देंगे, जब तक कि वे बातचीत के लिए मेज पर नहीं आ जाते। थोड़ा निंदक लगने के खतरे के बावजूद जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही वे वैसी की वैसी रहती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान फिर से वही पहुंच गए हैं जहां वे कुछ महीने पहले थे। ये सब हमें उस साफ सवाल तक ले जाता है कि इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है। अमेरिका कई काम पहली बार कर रहा है और हवाई नौसैनिक हमले फिर शुरू किए हैं, जिन्होंने मार्च से जून के बीच लंबे समय तक होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति तय की थी। यह ट्रंप प्रशासन के लिए भी कोई अल्पकालिक चीज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ युद्ध फिर शुरू हो गया है और ये अमेरिका की जरूरत तक जारी रहेगा। कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है कि अमेरिका ईरान में सैन्य गतिविधि फिर से शुरू कर रहा है। यह सूचना डोनाल्ड ट्रंप के 10 जुलाई को भेजे गए एक पत्र के जरिए दी गई है, जिसमें कांग्रेस को बताया गया है कि यह गतिविधि शुरू हो चुकी है। अमेरिका में इस पर बहस शुरू हो गई है। सूचना देना कांग्रेस की मंजूरी नहीं है। मामला यह है कि ट्रंप प्रशासन ने पहले भी मंजूरी नहीं मांगी थी। बहस के बीच हम अमेरिका द्वारा पहली बार समुद्री ड्रोन से हमले के सैन्य प्रभावों में रुचि रखते हैं। इन प्रभावों का दायरा बड़ा है क्योंकि यह एक घटना इस बात का संकेत हो सकती है
कि अमेरिका हथियारों के विकास और खरीद के तरीके में व्यापक बदलाव कर रहा है। सारोनिक अभी अमेरिकी रक्षा उद्योग में बदलाव का बढ़िया उदाहरण है। फिर से यूक्रेन से प्रेरित अमेरिका चाहता है कि रक्षा ठेकेदार प्लेटफॉर्म्स और हथियारों पर करोड़ों खर्च करने की बजाय असली युद्ध क्षमता दे, जो वास्तव में उसे इस्तेमाल करने जितने ही शक्ति प्रदर्शन के लिए होते हैं। कॉर्सेयर इस रक्षा खरीद की बदलती रणनीति का एक परिणाम है। समुद्री ड्रोन अमेरिका को $1 मिलियन से कम में मिल जाता है, जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों से सस्ता है और बचाव व हमला दोनों में सक्षम है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह लागत कुशलता के साथ साथ युद्ध क्षमता की ओर एक बदलाव है, जो संक्षेप में यूक्रेन के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिससे वह रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का विकास करता है। यह बदलाव लगातार जारी है। ईरान में हमें कई नए हथियारों की शुरुआत देखने को मिल सकती है, हालांकि वे अमेरिका द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों की जगह नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें पूरक करेंगे। ये बदलाव शायद अमेरिका को हर तरह के और भी बहुत से ड्रोन विकसित करने की ओर ले जाएगा। फिर से इसका कारण यूक्रेन है। इससे पता चला कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन लगभग हर काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे अमेरिका इस क्षेत्र में पिछड़ गया है। ईरान में फिर से भड़के संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करें तो यह स्पष्ट है कि होर्मुज जलडमरू मध्य अमेरिका और ईरान दोनों के लिए केंद्र बिंदु बनने वाली है। कैसे नहीं हो सकता? इसी साल की शुरुआत में इसी जलमार्ग की अफरा तफरी ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की दिशा तय की थी, जब ईरान की नाकाबंदी से तेल की कीमतें बढ़ीं और वैश्विक तनाव चरम पर था। जैसे जैसे युद्ध ने खाड़ी देशों की तेल बेचने की क्षमता को सीमित कर दिया, वैसे वैसे कई पश्चिमी देश इस संघर्ष को लेकर परेशान हो गए, जिसे वे अनावश्यक मानते थे। CNBC रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतें फिर बढ़ रही है। कोर्सेयर का पहला हमला होर्मुज जलडमरू मध्य में होना संयोग नहीं था। अमेरिका ईरान युद्ध में वही जीतेगा जो इस जलमार्ग पर काबू पाएगा। दोनों पक्ष इसे जानते हैं। ट्रंप ने नाकाबंदी की घोषणा की थी और जहाजों पर 20% टैरिफ मांगा था, जिसे जल्दी वापस ले लिया गया। ईरान ने कहा है कि वह जलडमरू मध्य से मध्य पूर्व के सभी तेल निर्यात रोक देगा। ईरान ने भी अपने तौर पर हमले शुरू कर दिए हैं और अमेरिका के हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में UAE के झंडे वाले तेल टैंकरों पर हमला किया है। ऐसा लगने लगा है जैसे वसंत 2026 फिर आ गया हो। अब अमेरिका के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में नया हथियार है। यह देखना बाकी है कि वह हथियार कितना बड़ा बदलाव लाएगा। कॉर्सेयर प्रभावी है, पर शायद तेज नावों का पीछा करने में इसका उपयोग नहीं होगा। फाइनेंशियल टाइम्स का अनुमान है कि ईरान के पास इस तरह की 500 से 1000 नावें हैं। लगभग $1 मिलियन लागत वाले समुद्री ड्रोन के बेड़े से शिकार करना अकार्यक्षम है और केवल संख्या के आधार पर संभव नहीं। इसके बजाय अमेरिका शायद कोर्सेयर का इस्तेमाल वैसे ही करेगा जैसा हमने पहले देखा है, जरूरत पड़ने पर बचाव कार्यों के लिए और उन बंदरगाहों और तटीय ठिकानों पर हमलों के लिए जिनका इस्तेमाल ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। ये तर्कसंगत है। ईरान की तेज नौकाओं को स्रोत पर रोकने से शिपिंग पर असर कम होता है और अमेरिका को ईरान में अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव पहले की तरह भारी पड़ने से पहले। कोर्सेयर का इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए हो सकता है। US नेवल इंस्टीट्यूट ने जून में रिपोर्ट किया कि हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने अमेरिका के समुद्री ड्रोन के लिए इसका उपयोग सुझाया। समिति का कहना है कि समिति मानती है कि मानव चालित सेना के जलयान को समर्पित मानव रहित सतही पोतों यानी USV की मदद मिल सकती है, जो बेहतर बल सुरक्षा, प्रारंभिक चेतावनी, पता लगाने की क्षमता और रक्षा प्रभाव प्रदान करेंगे, साथ ही कर्मियों के जोखिम को भी कम करेंगे। यह स्पष्ट है कि कॉर्सेयर और शायद अन्य समुद्री ड्रोन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण में शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन से सीखा है और जानता है कि ये ड्रोन कितने बहुउपयोगी हो सकते हैं। और भले ही वह वही रणनीति लागू न कर पाए जो यूक्रेन ने काला सागर में रूस के खिलाफ अपनाई थी, क्योंकि ईरान के पास तेज नावों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अमेरिका ने अभी हमें दिखा दिया है कि उसके कॉर्सेयर
कितने खतरनाक हो सकते हैं। हमारा अनुमान है कि जल्दी ही अमेरिका के समुद्री ड्रोन से और तटीय हमले होंगे। इसके अलावा कई संभावनाएं हैं और अमेरिका का अगला कदम शायद होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। हम देख सकते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध में कुछ और महंगा जोड़ सकता है। देखिए, अमेरिका के पास एक खास तरह का जहाज है। कभी 22 अरब डॉलर की नाकामी माने गए इस जहाज ने आपदा से बदलकर सुपर वेपन बन गया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से हजारों किलोमीटर दूर लक्ष्य भेद सकता है। ये सुपर वेपन क्या है? आप हमारी वीडियो देखकर जान सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो हमारे पास और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। देखने के लिए धन्यवाद।